Hello students, very warm welcome to all of you in this video of Mizo Study video classes. And in this video, as the heading is mentioned, so today we are going to discuss few good questions based upon the concept of your NEET entrance exam, that is medical entrance exam. Now students, before coming on to the discussion of the questions, I would like to mention few very important things. भाई ऐसा है, when you are preparing about your exam, so in this NEET entrance exam, what exactly the reality? The reality is you are getting 180 questions in 180 minutes. पहली चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है. एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर लेना एक अलग बात है, एंड द टाइम मैनेजमेंट इज utmost important. Fine. So we decided that from this initial stage we will strictly follow ये जो टाइम का गाइडलाइन है इसे बहुत हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, ठीक है, सो दैट एग्जामिनेशन हॉल में हम आसानी से ये सारे क्वेश्चंस कर सकें. तो फिजिक्स के 45, केमिस्ट्री 45, जूलॉजी बॉटनी 45, ठीक. आपको टाइम मिल रहा है 1 घंटे 80 मिनट 3 घंटे का, ठीक है, 180 मिनट का. तो 180 मिनट में अगर आप ऑन एन एवरेज देखो तो हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 मिनट मिलेगा आपको कुछ सिग्नेचर वगैरह भी करने होंगे, ठीक है. और ये स्ट्रेटजी मैं आपको लगभग आने वाले 2-3 वीडियोस में बताऊंगा, जब तक आप इस बात को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो, क्योंकि खाली मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर दूं वो कोई मीनिंग सॉल्व नहीं करेगा. ओके, क्वेश्चंस मैं एलेबरेट करूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप धीरे धीरे टाइम फ्रेम, टाइम लिमिट को भी मतलब आदत डालना शुरू करें. तो जूलॉजी बॉटनी आपसे आसानी से हो गई. मान लीजिए 40 मिनट में आपने वो क्वेश्चन कर दिए 45, ठीक. तो अब केमिस्ट्री बचा, चलिए उसको भी हमने 40 मिनट में कर दिया 45 क्वेश्चंस. सो 120 मिनट्स हमने यूज कर लिए, ठीक है. और इतने मिनट हमें यूज करने पड़ेंगे क्योंकि केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस लॉन्ग रहते हैं, जूलॉजी बॉटनी में भी जो कुछ क्वेश्चंस हैं यू हैव टू थिंक, आपको याद करना पड़ता है, कुछ सोचना पड़ता है, ठीक है. तो अब इफेक्टिवली इससे कम टाइम हम नहीं डिवोट कर सकते इन 120 क्वेश्चंस को, ठीक. तो अब मेरे पास में ये आ गए 40, 90 और ये इस तरीके से क्वेश्चंस मेरे निकल गए इतने. अब मुझे मिलते हैं 45 क्वेश्चंस और टाइम मेरे पास बचता है कितना, जस्ट 60 मिनट्स का, ठीक है ना, क्योंकि 1 घंटा 20 मिनट तो हमारा निकल गया, 120 मिनट जो ये इस तरीके से हुए. तो अब ये 60 क्वेश्चंस मुझे 45 क्वेश्चन जो है 60 मिनट्स में करने हैं, ठीक है. चलिए मैं कहता हूं मैं थोड़ा और प्रैक्टिस कर लूंगा, जूलॉजी बॉटनी में, केमिस्ट्री में और 2-4 मिनट का टाइम वो कर लेंगे हम. तो भी फिजिक्स में आपको अराउंड 35 क्वेश्चंस तो करने ही पड़ेंगे. करेक्ट, इनकरेक्ट एक भी मत करिए, 10 छोड़ दीजिए. बट 35 क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं 60 मिनट्स में, तो भी आपको 2 मिनट से कम का टाइम एक क्वेश्चन के लिए मिल रहा है. और उसमें कुछ क्वेश्चंस छोटे होंगे लेकिन कुछ क्वेश्चंस रियली बड़े होते हैं. जो लोग 1-2 बार एग्जाम दे चुके हैं उन्होंने देखा होगा. तो हम ये प्रैक्टिस अभी से शुरू करेंगे कि फॉर वन सिंगल क्वेश्चन हम 2 मिनट से ज्यादा का टाइम खराब ना करें, क्योंकि अगर फिजिक्स के आपने 35 क्वेश्चन में 70 मिनट खराब कर लिए अपने, तो फिर बाकी मुश्किल आएगी. हमने 35 क्वेश्चंस किए, 60 मिनट्स में कर लिए हमने. तो अब 10 क्वेश्चन मैं ना भी करूं तो भी 35 अगर मैंने करेक्ट किए, चलिए 1-2 इनकरेक्ट भी हो गए, तो भी मैं एक अच्छे मार्क्स, अच्छे स्कोरिंग पे आ जाऊंगा, ठीक. तो हमें पॉजिटिव एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजी के साथ में आगे बढ़ना है. ओके, अब इस ज्ञान के बाद जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन. अप्रोच क्या रहेगा, यहां पे क्वेश्चन आएगा, मैं एलेबरेट कर दूंगा. देन चूंकि मैं राइट हैंड से लिख रहा हूं तो फिर मैं इधर टर्न करूंगा और इस जगह आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझाऊंगा. उस टाइम पे कैमरा अगर इधर मूव करता है, जो हमारे टेक्नीशियन है वो मूव करेंगे, तो हो सकता है कि थोड़ी देर आपको क्वेश्चन का कुछ पार्ट ना दिखे, बट उससे पहले मैं क्वेश्चन आपको एलेबरेट कर दूंगा, ठीक है. तो मैंने इसमें क्वेश्चंस लगभग कोशिश करी है बिल्कुल उसी पैटर्न से पिक करने की जैसे नीट के एग्जाम में आते हैं. कुछ थ्योरेटिकल, कॉन्सेप्चुअल एंड फिर ऑब्वियसली कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे. चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन. सो हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक. मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं टाइम लिमिट को कैसे फॉलो करना है वो आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि
ये 45 क्वेश्चन अगर किसी बच्चे को बोल दिया जाए कि बेटा तुम्हारे पास में 2 घंटे का टाइम है, तो लगभग सारे लोग 40 क्वेश्चन कर देंगे। गलती आप कब करना शुरू करते हो? जब आप टाइम लिमिट फॉलो करते हो, टाइम आप घड़ी में देखते हो, अरे कम होता जा रहा है, आप गलतियां करते हो, क्वेश्चन प्रेशर में आके समझ नहीं पाते हो, तब प्रॉब्लम होती है। वो चीजें हम इसी वक्त से हटाना शुरू करेंगे। अब आने वाले थोड़े टाइम तक, जो भी टाइम आप इसके वीडियो को देखने में वो कर रहे हो, प्लीज थोड़ा सा फोकस रखिएगा और थोड़ा फास्ट मूव करने की कोशिश करेंगे। ये प्रैक्टिस हम शुरू करेंगे अब। चलिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इफ द पार्टिकल। सबसे पहली बात समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है और इसमें कहा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा। हमेशा ध्यान रखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकती है, ठीक। तो मैग्नीट्यूड जो है डिस्प्लेसमेंट का, वो डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक। कब? आइए पहला ऑप्शन एनालाइज करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल आए ना, आप क्वेश्चन समझने के बाद सीधा प्रोसेस पे आइए, मतलब जो ऑप्शंस हैं उनको एनालाइज करना शुरू करिए। moves with constant acceleration along any path, moves with constant acceleration along any path, नहीं, any path चला गया तो फिर ये जो कंडीशन है ना वो इक्वल नहीं होगी, और any path के उस पे गया तो हमेशा ध्यान रखिए डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक। moves with constant speed, इसका तो इस बात से कोई लेना ही देना नहीं है कि भाई डिस्प्लेसमेंट और इसका ये बराबर होगा। moves in same direction with constant velocity or with variable velocity, देखिए पहले वाले में सब कुछ ठीक था, बस यही एक कमी थी कि डायरेक्शन अलग अलग थी। भाई डिस्प्लेसमेंट अगर हम लेते हैं, मान लीजिए ये 2 पॉइंट हैं A और B, ठीक, तो डिस्टेंस क्या हुई कि भाई मैं इधर चला गया, फिर इधर घूम फिर के यहां से होते हुए मैं ऐसे वापस आया, ये हो गई डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ हमने स्केल पकड़ा और इसको मैच कर दिया उठा के, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अब समझिए इन सेम डायरेक्शन, तो इधर ही चल रहा हूं मैं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर आएंगे, ठीक। मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कुछ नहीं फुलफिल हो रहा। तो ये एक ऐसा सिंपल क्वेश्चन है कि अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो बेसिक आइडिया हम लोगों ने अपनी वीडियोस में डिस्कस किया कि भाई क्या रिलेशन है, कैसे एसोसिएटेड है, तो आप सीधा सीधा बोलोगे कि हाँ भाई देखिए बी और डी तो देखने से ही लग रहा है कि ये इनका तो कोई छू ही नहीं सकता, ठीक है ना। ये एलिमिनेशन प्रोसेस सीखिए प्लीज। इस एलिमिनेशन प्रोसेस को सीखने से कम आपको 5 to 7 क्वेश्चंस का फायदा मिलेगा। हर चीज आप ध्यान नहीं रख सकते, लेकिन अपनी समझ जो आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल ट्राई टू एलिमिनेट विच इज आउटलैंडिश टाइप ऑफ ऑप्शन। तो ये बी और डी तो कोई मतलब दूर दूर तक लेना ही देना नहीं है। ए और सी का जो है वो मैच करता है, ठीक। मगर यहां पे आप देखिए ना, अलोंग एनी पाथ की बात करी है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर नहीं हो सकते हैं। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो इस तरीके से आप मन ही मन अगर एनालाइज करना शुरू करोगे, और ये प्रोसेस हम सीखेंगे। अब आप सोचो कि अगर इस तरीके से 4-4, 5-5 मिनट का टाइम आप एग्जामिनेशन हॉल में दे रहे हो, तो 45 क्वेश्चंस पढ़ने के लिए ही आपको कम से कम 70 मिनट्स चाहिए। सो प्लीज मेक इट। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसीलिए जो है सक्सेस थोड़ा अचीव करने में उनको टाइम लग जाता है। टाइम मैनेजमेंट, करेक्ट अप्रोच इज अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट थिंग्स। फाइन, आइए भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज गिवन बाय दिस इक्वेशन। मैं इसमें एक रेड कलर का वो है, ये देखिए, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। एक्सेलरेशन एट टाइम t ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू 0 वेयर t इज इक्वल टू। अच्छा, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है और एक्सेलरेशन किसी टाइम पे 0 हो जा रहा है, आपको वो टाइम बताना है। अब क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन इसमें जो कैलकुलेशन है आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, आपको करनी ही पड़ेगी। अब आपको चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में टाइम,
तो जो इससे पहले क्वेश्चन हमने किया, अगर आपने उसमें अपना 1 से 1.5 मिनट सेव कर लिया तो आप ऐसे क्वेश्चंस में यू कैन यूज दैट 1 to 1.5 मिनट। ठीक, आइए जरा करते हैं इसको हम। तो भाई अगर हम रफ पे बहुत कुछ ना लिखें, सिर्फ इसी इक्वेशन की बात करें, तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि, चलिए मैं इधर थोड़ा घूमना पड़ेगा मुझे क्योंकि थोड़ा सा लिखने में मुझे दिक्कत होगी ऐसे। इसको मैं अगर ये कहूं तो मैं यहां से कह सकता हूं v इज इक्वल टू ट्वाइस AT माइनस 3BT स्क्वायर। कुछ नहीं किया मैंने, डिफरेंशिएट किया फर्स्ट ऑर्डर और वेलोसिटी मुझे मिल गई। अच्छा, अब जरा इससे एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो भाई एक्सेलरेशन हो गया 2a माइनस 6BT। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्सेलरेशन 0 होगा कब, जब t होगा किसके बराबर। आइए, तो अब इस इक्वेशन में देखिए हमने सिर्फ 2 या 3 स्टेप हैं लेकिन वो करने पड़ेंगे हमें। तो 0 इज इक्वल टू, नहीं इसको हम पुट a इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो हमें मिलेगा 2a इज इक्वल टू 6BT। तो बच्चों यहां से अगर मैं कहूं तो मुझे मिलेगा t इज इक्वल टू a अपॉन 3b। ठीक, आइए ऑप्शन देखते हैं। तो हमें तुरंत दिख गया कि भाई हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन। अब जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करोगे आप ये कह ही नहीं सकते हो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये देखिए t बराबर a अपॉन 3b आया है हमारा, उस हिसाब से हमारा सी ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन में जो आपको टाइम लगा 2-2.5 मिनट का, अब उसे हमें लगाना पड़ेगा और वो टाइम हमें कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा, चुराना पड़ेगा, ऐसे कह सकते हैं। समय का चोर। देखिए एग्जाम की प्रिपरेशन एक स्टूडेंट को क्या क्या नहीं बना देती है। ठीक है, टाइम का चोर। किस चीज की चोरी? समय की चोरी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। The velocity acquired by a body moving with uniform acceleration is 30 मीटर पर सेकेंड in 2 सेकेंड। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, वो 2 सेकेंड में 30 मीटर पर सेकेंड हो जाती है एंड 60 मीटर पर सेकेंड इन दिस टाइम। सो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी? ठीक है, आइए। The velocity acquired by a body moving with uniform acceleration is 30 meter per second in 2 seconds and 60 meter per second. Actually there is one slight mismatch over here. Fine. तो उस mismatch को हम लोग लेते हैं in 0 seconds. So initial velocity उसकी कितनी थी? तो कहीं ना कहीं आप देखो तो रिटार्डेशन की प्रोसेस हो रही है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं सिंपल सा जो फॉर्मूला लगाऊंगा बच्चों, मैं लिखूंगा 30। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग? अब यहां तो मैं आपको समझा दूंगा कि भाई s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर हम लोग डाल रहे हैं, लेकिन वहां पे आपको बहुत जल्दी जल्दी ये फॉर्मूले डालने होंगे। तो अभी आप प्रैक्टिस जब तक फास्ट नहीं करेंगे, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजियर फॉर यू टू रिकॉल दोज थिंग्स इन एग्जामिनेशन हॉल क्विकली। ठीक है, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम लोग डालें तो s इज इक्वल टू u प्लस AT। ठीक भाई, वही 3 इक्वेशन यूज करनी, v बराबर u प्लस AT, s बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। उन इक्वेशंस को यूज करके ही ये मैं इसको ले रहा हूं। तो a और इसका टाइम कितना दिया हुआ है? 2 सेकंड, तो डायरेक्टली रख लेते हैं। ठीक, और ये देखिए दूसरा है 60 इज इक्वल टू u प्लस a इंटू 4। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज 30 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड एंड 60 मीटर पर सेकंड इन, ओके कुछ छुप जा रहा है यहाँ पे, ये दरअसल 4 सेकंड है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है ये, इट्स समहाउ हेडिंग। तो ये है 4 सेकंड में। तो भाई 2 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड, तो 4 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड का लिए कितना वो लगेगा, एंड 60 मीटर पर सेकंड इन 4 सेकंड। तो आपका इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या था? तो हमने ये 2 इक्वेशन आपको साफ साफ दिख रही हैं। ठीक, अब यहां से बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं, या तो आप कहो तो मैं इसको पूरा सॉल्व करूं, ठीक है, u की वैल्यू एक से निकाल के दूसरे में रखूं, मेरे पास 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, इजीली सॉल्व हो जाना है इसको। फाइन, तो मैं ये कह देता हूं और आप लोगों के लिए वो बस एक लाइन का काम है। ऑन सॉल्विंग जो नॉट रिक्वायर्ड स्टेप्स है ना, मैं उन्हें थोड़ा सा
जानबूझ के अलग हटाऊंगा जिससे आपकी भी हैबिट पड़े थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करने की। एक्चुअली मेडिकल लाइन मतलब जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चे, उनका जनरली एक एक्सक्यूज होता है, सर मैथमेटिक्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, मान लिया आपका सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स तो आपको करनी है, आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं फिजिक्स नहीं करूंगा। ठीक, आप डॉक्टर बनोगे या नहीं बनोगे ये फिजिक्स डिसाइड करेगी, नंबर 1। नंबर 2, आप देखो बच्चे कितने बैठ रहे हैं और सीट्स कितनी हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे डॉक्टर बनना है ऐसा सोच के मैथ को भी सीखते हैं। तो भाई ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहां आपकी टक्कर हर उस बच्चे के साथ है जो ऑनेस्टली हार्ड वर्किंग है। ठीक है, तो आप ये एक्सक्यूज दे के बच नहीं सकते कि भाई मैथमेटिक्स तो मेरा सब्जेक्ट नहीं तो मैं क्यों कैलकुलेशन करूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑन सॉल्विंग वी गेट u is equal to 0। फाइन, तो उस तरीके से मुझे साफ दिख रहा है कि A जो है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ये वाला। चलिए भाई आगे चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन इसके बाद जो मैंने रखा है वो बहुत सोच समझ के रखा है। मैं आपको ना उस क्वेश्चन के थ्रू कुछ समझाना चाहता हूं अप्रोच में। ये आया क्वेश्चन मेरा, पार्टिकल इज मूविंग। एक चीज बच्चों और हैबिट हमें डेवलप करनी होगी, क्वेश्चन को अगर मैं कई बार पढ़ के भी समझ नहीं पा रहा हूं तो फिर प्रॉब्लम है। मेरी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए, मेरा हार्डवर्क ऐसा होना चाहिए कि मैं क्वेश्चन को, और ये जो कुछ एक्सरसाइजेस हम कर रहे हैं वो इसी पॉइंट को ध्यान में रख के कर रहे हैं कि क्वेश्चन को हम ज्यादा से ज्यादा 2 बार में पढ़ के समझ जाएं कि क्या पूछा गया और कहां हमें जाना है। फाइन, जस्ट लाइक अ कमांडो, मूव, टॉप, जंप, तो प्रोसेस तुरंत होनी चाहिए। Particle is moving along the x-axis whose instantaneous speed is given by v square is equal to 108 minus 9a square। ठीक है, इसकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती, उसको डिफरेंशिएट करके इन्होंने वेलोसिटी निकाल ली है। द एक्सेलरेशन, वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन निकालना है। इसके 2 तरीके हैं। एक तो जनरल अप्रोच जो आप लोग करते हो, ठीक है ना, कि v स्क्वायर बराबर इतना। देखिए मैं दोनों अप्रोच आपको बता देता हूं, जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। मैं आपको शॉर्टकट भी अब हर क्वेश्चन में जहां जहां पॉसिबल है वहां सिखाते चलूंगा। आइए, पहला तो अप्रोच ये हो गया बच्चों कि हम कहें कि v इज इक्वल टू 108 माइनस 9x स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। नो प्रॉब्लम। चलिए भाई अब जरा डिफरेंशिएट करते हैं, एक्सेलरेशन निकालना है तो मुझे क्या करना है, dv बाई dt की बात करनी। t तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो मैं अब क्या करूंगा, dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt करूंगा। ठीक, फिर मैं इसको चेंज करूंगा एंड देन डिफरेंशिएट करके मैं आंसर निकालूंगा। ये तो हुई एक अप्रोच जो नॉर्मली हम लोग करते हैं, लॉन्ग अप्रोच। आइए मैं आपको एक शॉर्ट अप्रोच सिखाता हूं। ठीक है, ये जो इक्वेशन लिखी है ना, इसको मैं यहां लिख रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए। v स्क्वायर इज इक्वल टू 108 माइनस 9x स्क्वायर। ठीक, बिना कुछ सोचे अपन लोग इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, एक जो प्रोसेस है आप लोग करते हो, मैंने अभी बताई, लंबी प्रोसेस है, कई स्टेप्स आएंगे। यहां हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। आपको ये सब लिखना नहीं है, ये तो मैं आपके समझाने के लिए यहां पे लिख रहा हूं। आइए, 2v ओके dv अपॉन dx, अच्छा, इज इक्वल टू भाई 108 क्या देगा आपको, 108 दे देगा 0, कांस्टेंट है, माइनस 18x। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली किया क्या था, 2v dv इज इक्वल टू 0 माइनस 9 2 18 x dx। अब वो dx को हम ले आए नीचे। ठीक है, आइए, ये तो मेरे लिए बेकार हो गया, तो यहां से मैं लिख देता हूं v dv अपॉन dx इज इक्वल टू बच्चों माइनस 9x। ठीक है, क्या ये एक्सेलरेशन नहीं है, क्या ये एक्सेलरेशन नहीं है? मैंने वीडियोस में इस रिजल्ट को डिस्कस किया हुआ है और अभी जहां पे मैंने छोड़ा था वो यही रिजल्ट था।
तो बिना कुछ करे देखिए अगले ही स्टेप में अपने आप मेरा हाथ लिखेगा -9x। पलटे हम तो हमें तुरंत दिखाई पड़ गया, ओहो 9x मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर। अब आप अगर ध्यान से देखो तो जब मैंने इक्वेशंस डिस्कस की हैं वीडियोस में, मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूं कीप रिवाइजिंग, वहां मैंने ये चीजें एलिब्रेट कर रखी हैं। अगर वो स्टेप आपको ध्यान है तो यहां से कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं, आप इसको देखते हुए बोलोगे अरे खत्म हो गया ना, आ गया आंसर। तो सोचिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा और वो 1 मिनट आप किसी लॉन्ग क्वेश्चन में ले जा सकते हैं। ठीक, ये सारी टेक्निक्स हमें सीखनी ही चाहिए, अदरवाइज तो भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम है ही है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और कुछ क्वेश्चंस में मैं जानबूझ के थोड़े स्टेप्स जंप करूंगा। ठीक है, अभी तो मैंने यहां आपको खूब अच्छे से बता दिया कि भाई वी एक्स एक्सेलरेशन है। कई सारे बच्चे जिन्होंने इस वीडियो को देखा नहीं होगा या रिवाइज नहीं किया होगा, वो मुझे पता है थोड़ा सोच रहे होंगे, ठीक है ना, बट प्लीज आइए 5th क्वेश्चन पे। A ball is released from the top of a tower of the height h। चलिए मान लीजिए ये बॉल होल्डर है, यहाँ h हाइट पे मैं इसको रिलीज कर देता हूँ। ठीक है, एक छोटी सी चौक लेके मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी शुरुआती दिन है तो थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा। ये लिया मैंने और ये ड्रॉप कर दिया। ठीक, इट टेक्स टाइम t टू रीच द ग्राउंड तक ये t टाइम तक गई। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल फ्रॉम ग्राउंड आफ्टर टाइम t/3। मतलब जितने टाइम में नीचे ग्राउंड तक चली जा रही है उससे 1/3 टाइम में ये कहां होगी, है ना। तो एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट, मतलब ग्रेविटी के अंडर हो रहा है, तो ऑब्वियसली बॉल मूव तो करती चलेगी। ठीक, देखिएगा मैं थोड़ा लॉस कर रहा हूं अपना इस चौक का, ये मैंने डाला, ये मैंने रोक लिया t/3 पे, उसके बाद नीचे जानी होगी जाए, मुझे ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है। चलिए अगर मैं जल्दी से लिख दूं कि h इज इक्वल टू केवल हाफ GT² रिक्वायर्ड है, तो आप में से कुछ लोग कहेंगे सर वो UT कहां गया। अरे देखिए ना, रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, रिलीज का मतलब क्या है जानते हैं, ड्रॉप किया गया। ड्रॉप किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी तो लिखने की मुझे जरूरत ही नहीं है। अब आप इस T की जगह क्या रख दीजिए, क्वेश्चन अपने आप में ही क्लियर है। और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही रहते हैं। आपको फील होगा कि यार कई क्वेश्चन में मुझे बहुत कैलकुलेशन करनी, बट नॉट लाइक दैट। अप्रोच अलग है, जेई मेंस की अप्रोच अलग है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की अप्रोच अलग है। तो अब मुझे ये वाला टाइम इसमें रख देना है, ठीक, और सॉल्व कर लेना है, और कुछ भी नहीं करना है मुझे। आप देखो ये कह रहा है टी टाइम, तो टी टाइम यानी कि मैं उस टाइम के अगेंस्ट में h निकाल लूंगा, और एक बार इक्वेशन में लिखूंगा जब मैं t की जगह कैपिटल T रखूंगा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, दूसरी बार मैं इक्वेशन लिखूंगा h प्राइम के लिए, मान लीजिए, तो मैं लिखूंगा हाफ g t/3 का स्क्वायर। दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 8h/9। मैं कर देता हूं क्योंकि कुछ बच्चों को लगेगा अरे खाली बताने से तो कुछ होता नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं, डोंट वरी। पहली बार में h आया बच्चों हाफ GT², नो प्रॉब्लम, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी बार में ये h प्राइम आ गया, तो ये h प्राइम आएगा भाई हाफ GT²/3 3 9। बस इन दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है, तो h माइनस h प्राइम आप कर लीजिए और ये सॉल्व कर लीजिए, आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक, आप में से कई सारे लोगों को अब मतलब रियलाइज हो रहा होगा कि मैंने वो जो 3-4 फार्मूले पढ़े थे बड़े सिंपल लग रहे थे, लेकिन आज जब उनको हम लगा रहे हैं क्वेश्चंस में तो हमें रियली मुश्किल हो रही है थोड़ा सा। वो इसलिए हो रही है क्योंकि रिवाइज नहीं करते हैं, ठीक है ना। वो फार्मूला आपको लगा रहा है, इसमें है क्या, s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², v इक्वल टू दिस, कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन जब उसी चीज को हम यूज करने चलते हैं, अप्लाई करने चलते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारी जो है प्रॉब्लम क्या है। ठीक, आइए चलते हैं हम लोग आगे। अ थीफ इज रनिंग अवे ऑन अ, अच्छा ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं कम से कम 2 या 3, सिर्फ आपका टाइम किल करने के लिए। अब इनका भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कैसे इनको करना है,
और इतने लंबा क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग परेशान नहीं होगे, मुस्कुराओगे कि ओहो परेशान कर रहे हैं, लो मैं इसका आंसर कर दे रहा हूं। Thief is running away on a straight road in a jeep moving with speed 9 मीटर पर सेकेंड। जीप में चोर जा रहा है 9 मीटर पर सेकेंड से, है ना। पुलिसमैन चेजिंग हिम ऑन अ मोटरसाइकिल एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहला काम रिलेटिव वेलोसिटी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई है, तो क्या आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी चाहिए? बिल्कुल निकालनी चाहिए। तो v रिलेटिव बच्चों मेरा कितना हो जाएगा? v रिलेटिव का मतलब है भाई v ऑफ पुलिस माइनस v ऑफ चोर। अरे इसको थीफ लिखते हैं यार अंग्रेजी में, चोर अच्छा नहीं लग रहा है ना, थीफ। ठीक है, तो ये हो गया भाई 10 माइनस 9 कितना आया जी? 1 मीटर पर सेकंड। मतलब ये है कि ये पुलिस वाला पकड़ तो लेगा जीप को, क्योंकि इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो 1 मीटर पर सेकंड है। ठीक, चलिए क्या कह रहा है? इंस्टैंटेनियस सेपरेशन 100 मीटर का है। बचा क्या? अब क्या बचा आप सोचो। नॉर्मली अगर बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे तो वो छोड़ देंगे कि अरे इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है। लेकिन आप रिलेटिव वेलोसिटी का टर्म समझ चुके हो, अब आपके लिए क्या करना है? तो वही अपना सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, टाइम इज इक्वल टू ये वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाया, तो डिस्टेंस हमारी कितनी है? 100 मीटर और टाइम वेलोसिटी कितनी? 1 मीटर। सीधा सीधा आंसर आ गया 1 सेकेंड। मैं एक चीज आपको और सजेस्ट करूंगा, कभी भी क्वेश्चन बड़ा अगर गिवन हो, आप लोग प्लीज उसको ये देख के मत डर जाइए कि अरे बड़ा सा क्वेश्चन गिवन है चलो भागते हैं यहां से। नहीं, पढ़िए उसको। हो सकता है वो क्वेश्चन सिर्फ आपको डराने के लिए इस तरीके से दिया गया हो। लेट्स कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7. A stone is dropped from the top of a tower of height h. After 1 second, another stone is dropped from the balcony 20 meter below the top. चलिए भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक मान लीजिए बहुत हाई राइज बिल्डिंग है, ठीक। उस हाई राइज बिल्डिंग के टॉप टावर से, जिसकी हाइट h है ग्राउंड से, एक स्टोन ड्रॉप कर दिया गया। तो वो 1 सेकंड में कुछ दूरी चलेगा, ठीक है। आफ्टर 1 सेकंड अनदर स्टोन इज ड्रॉप्ड 20 मीटर बिलो दैट। अब मुझे ये नहीं पता कि 1 सेकंड में वो कितना गया, वो मैं निकाल सकता हूं। ओके, बोथ रीच द बॉटम साइमल्टेनियसली, लेकिन दोनों ग्राउंड पे एक साथ आ रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? कितनी हाइट से गिराया गया था, टावर कितनी हाइट का था, ठीक। चलिए, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? वर्ड्स पे जरूर ध्यान दीजिए। ड्रॉप्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉप्ड? ड्रॉप्ड मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। सो इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो हम लोग यहां पे अपना ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू h। ठीक, अब इस वाले फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यूज रखता हूं तो आप देखो दूसरा फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं h माइनस 20। क्यों किया मैंने h माइनस 20? क्योंकि 20 मीटर उससे नीचे है, तो h माइनस 20 ये भी ड्रॉप किया गया है ना, तो ये हो गया हाफ जी, टाइम कितना हो गया भाई? t माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर वही काम, मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। एंड आफ्टर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस, ठीक है, जी की वैल्यू उन्होंने दे दी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब जब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा इसका, दैट इज 31.25 मीटर। आफ्टर सॉल्विंग h इज इक्वल टू 31.25 मीटर। एक्चुअली कैलकुलेशन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं ना, मैं आपको अप्रोच समझा दे रहा हूं। अब 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, पुटिंग द वैल्यू, सॉल्विंग, वो मीनिंगलेस है। आप लोग काफी मैच्योर हो, आप लोगों को काफी आइडियाज हैं, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखो तो इन सारे क्वेश्चंस में मैंने एक चीज पे एम्फसाइज किया है कि मैं आपको ये मैसेज क्लियरली दे सकूं कि आपको अपना फोकस कहां पे रखना चाहिए, ठीक। होप मुझे कुछ हद तक सक्सेस मिलेगी कि इन बेसिक रिजल्ट्स को बच्चों आपको पॉलिश करना है। 8. ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग traveling at 40 meter per second starts overtaking another train 20 meter long traveling at 30 meter per second. Time taken by the first train to pass the second train completely. क्या ये क्वेश्चन वो चोर पुलिस वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता नहीं है? है। आइए दूसरा चीज इसमें देखते हैं। 100 मीटर लॉन्ग और ये कितनी 200 मीटर लॉन्ग। तो जो ओवरटेक कर रही है ना,
वो बेसिकली कितनी डिस्टेंस चल देगी? वो डिस्टेंस चलेगी अपनी लेंथ के बराबर प्लस दूसरी ट्रेन की लेंथ के बराबर, नंबर 1। नंबर 2 अगर आप देखो तो फिर से मुझे रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, तो यहां अगर मैं लिख दूं कि v रिलेटिव, मैं हट जाऊंगा डोंट वरी, तो देखिए 40 और 10 एक ही डायरेक्शन में जा रही है ना, ओवरटेक करना है, तो 40 माइनस 30 तो कितना आया भाई? 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, टोटल डिस्टेंस कितनी चलनी है? ओहो 100 प्लस 200 300, ठीक, तो s कितना है भाई? 300 मीटर्स। तो कितना टाइम लगेगा? अब कुछ बचता है कहने को इसमें? खत्म बात, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आइए, पर्सन इज थ्रोइंग 2 balls इन द एयर वन आफ्टर द अनदर। मेरे पास में 2 चौक में ले लेता हूं, ठीक है ना, फिर समझते हैं इस क्वेश्चन को। ही थ्रोज द सेकेंड बॉल व्हेन द फर्स्ट बॉल इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। देखिएगा ध्यान से, मेरे पास एक ये चौक है, एक ये चौक है, मैं इसको थ्रो कर रहा हूं ऊपर, ये यहां तक आई, रुकी और गिर गई। दूसरी चौक मैं तब थ्रो कर रहा हूं जब ये टॉप पे आके रुकती है, उस टाइम पे मैं दूसरी वाली चौक को थ्रो कर रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन है। He throws the second ball when the first ball is at the highest point. If he is throwing the balls every second, how high do they rise? मतलब ये है सीधी सी बात कि मुझे ये निकालना है कि कितनी हाइट तक ये गई, ठीक। 1, जैसे ही टॉप पे गई मैंने दूसरी उछाल दी, लाइक दैट, ठीक। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैं एक लाइन लिख देता हूं, टाइम ऑफ, भाई ऊपर जाने को क्या बोलेंगे? एसेंट ना, एसेंट इज इक्वल टू 1 सेकेंड, गिवन है, ठीक है। टाइम ऑफ एसेंट इज 1 सेकेंड। दूसरी कब थ्रो कर रहे हैं? तो हर सेकेंड पे फेंक रहे हैं, तो कितना हाई वो दोनों बॉल्स जाएंगी, और u फिर कितना है आप निकाल लीजिए, तो u निकलेगा मेरा 10 मीटर पर सेकेंड। जानते हैं कैसे निकला? अरे भाई g बराबर 10 है ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे? v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, और v जीरो करेंगे तो u हमारा सीधा सीधा निकल गया 10 इंटू 1 अपवर्ड डायरेक्शन में, खत्म, ठीक है। इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो मैक्स हाइट कितनी आई भाई? मैक्स हाइट आएगी बच्चों u स्क्वायर अपॉन 2g, दैट विल गिव मी 10 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 10। फाइन, सो इट्स गोइंग टू बी कैंसिल्ड। तो कितना आ गया? स्ट्रेट फॉरवर्ड वी आर गेटिंग अ रिजल्ट एज 5 मीटर्स। फाइन, सो ए इज द करेक्ट आंसर। Now let's move on to next question, that is question number 10. A stone thrown upwards with the speed u attains maximum height h. कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पिछले वाले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। Another stone thrown upwards from the same point with speed 2u. ध्यान दीजिएगा, just double. Fine. Attains maximum height कैपिटल H. ओके, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन H एंड H? अब इस क्वेश्चन को आई एम श्योर अगर मैं 10 बच्चों को दूंगा तो 8 बच्चे छोड़ देंगे, वो बोलेंगे कि हमें एक्चुअली कुछ समझ ही नहीं आ रहा इसमें करना क्या है। अच्छा, अब मैं बताता हूं आपको एक सिंपल लाइन, एक लाइन मैं लिखूंगा यहां पे बस, और वो लाइन होगी इसके सॉल्यूशन के लिए मैक्सिमम क्या, और ये कितनी बार हम लोगों ने पढ़ा है, मैक्सिमम हाइट। इसीलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो सिर्फ कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन पे बेस हैं। मैक्सिमम हाइट अचीव्ड, ACHEIVED, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। तो अब अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो हमें यह चीज साफ समझ में आ रही है कि मैक्सिमम हाइट h और यू स्क्वायर, मैक्सिमम हाइट कैपिटल H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। तो यहां पे देखिए, तो मैं कहता हूं h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, दूसरी बार में मैं बोलूंगा h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4u स्क्वायर। ठीक, सो हियर इफ वी वुड लाइक टू एनालाइज, तो देखिए एक सिंपल सॉल्यूशन मुझे दिख रहा है बिना किसी उसके 4h इज इक्वल टू h विदाउट एनी डिफिकल्टी। एक्चुअल प्रॉब्लम इज हम लोग इस क्वेश्चन को ना कई सारे फॉर्मूले डालना शुरू कर देते हैं विच इज नॉट रिक्वायर्ड। सिंपली क्या रिक्वायर्ड है? सिंपली रिक्वायर्ड इज हम उस कॉन्सेप्ट को सोचें। और क्या ये लाइनें हम लोगों ने नहीं पढ़ी हैं? क्या ये कॉन्सेप्ट मैंने वीडियोस में आपको नहीं समझाया है? अगर आपने रिवाइज किया हो तो आपको बहुत आसानी से ये चीज ध्यान आएगी। अब देखिए, खुद देखिए, आपके सामने एक लाइन में आंसर दिख रहा है। तो इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव टू सॉल्व अ लॉट। ठीक, अब इस वीडियो को अगर मैं कहूं तो आई थिंक मैंने डिवोट किया इस पे 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में मान लीजिए मैं हटा देता हूं 6-7 मिनट जहां मैंने ज्ञान बांटा आपको, तो भी 25 मिनट लगाए हैं मैंने, विच इज नॉट करेक्ट अप्रोच। मैं फिर कह रहा हूं, क्यों? मुझे समझाना है तो मुझे टाइम देना पड़ेगा आपको कि भाई 10 क्वेश्चन में अगर मैं 25 मिनट लगा रहा हूं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब प्लीज आप लोग, मैं तो ऐसे ही टाइम लगाऊंगा, मैं हो सकता है 10 क्वेश्चन में आपको 45 मिनट भी समझाऊं, 1 घंटे भी समझाऊं, क्योंकि मुझे वो आपको नॉलेज कन्वे करना है। बट ये आपको डिसाइड करना है कि हाउ फास्ट यू आर गोइंग टू मूव। फाइन, मुझे तो वीडियो सभी बच्चों को ध्यान में रख के बनानी है। तो भाई अब इसको यहां पे रोकते हैं विद दिस होप कि मैंने जो आपको शुरू में बताया क्वेश्चंस अप्रोच वो आप प्लीज फॉलो करेंगे, एंड देन इन कमिंग वीडियोस यू विल कम अप विद मोर enthusiasm. Fine. So with this positive hope, I'm going to say to all of you, thanks a lot for watching this video. Take care of yourself.